Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zoheb Hasan. Zoheb Hasan, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और बहुत बहुत मुबारक हो, चांद नजर आ गया है ईद का। ये 27 को पहले आ गया नजर नहीं ऐसे ही आता है। बकरीद के चांद पे मसला नहीं होता, अभी बता चुके हैं। ईद के चांद पे होता है, छोटी ईद जो होती है मीठी ईद, उसके चांद पे मसला होता है। लेकिन ये तो पता चल गया पहले भाई 27 बड़ी अच्छी बात है कि जो आपने प्लानिंग करनी है 27 के हिसाब से आप प्लानिंग कर लें। बिल्कुल ऐसे बकरे लेने हैं आपने, गाय लेनी है और आपने मंडियों का चक्कर लगाना है, कपड़े लेने हैं, कुर्बानियां। और ये मैं तो बुक कराया इस दफा, करवाना ही ऑनलाइन करा लिया क्योंकि हाँ जी जहाँ हम रहते हैं वहाँ बिल्कुल इजाजत है। तंबू भी नहीं लगा रहे वो इस दफा के भाई नहीं कोई मतलब आप प्लीज ऑनलाइन करें। बहुत सारी रेजिडेंशियल प्लेसेस में कम्युनिटी लिविंग में इजाजत ही नहीं होती कि आप जी कुर्बानी वहाँ करा सके, तो ऑनलाइन कुर्बानी हो रही है। ऑनलाइन कुर्बानी का मतलब ये ना समझिए कि ऑनलाइन क्या मतलब, भाई देखें वो फिजिकली है, वो स्पिरिट उसकी जाती है। पैसे यही देंगी, ऑनलाइन बस ऑर्डर कर देंगी और गोश्त इनके घर आ जाएगा। बिल्कुल ऑनलाइन कहीं नहीं जा रहा वो, सफाई के साथ। समझे आप? ये बड़ा आसान काम है। ये नहीं कि हो गया सारा बांट भी दिया, नहीं। बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही होता है, ऑनलाइन के पता नहीं क्या हो गया। पेमेंट करके आपका गोश्त है पैक करके साफ साफ हिस्से बन के आ गया और फिर आगे आपने बिल्कुल ऐसे बांट दिया। अच्छा जी, तो ये तो हमने मुबारकबाद दे दी कि 27 को बकरीद और सब ज़ाहिर है ये सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करेंगे। लेकिन खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई आज की। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान पहले शेयर करते हैं आपसे। वो ये कहने के वक्त गुजर रहा है, ईरान को फौरी तौर पर फैसला करना होगा वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। धमकियां फिर से शुरू हो गई, बिल्कुल शुरू हो गई हैं और अब टेंशन भी है। और जो स्टॉक मार्केट में भी जो देख रहे हैं आप वो भी इफेक्ट होनी शुरू हो गया आफ्टर दिस डे। तूफान से पहले की खामोशी वाली पिक्चर भी अगर आपके पास है तो दिखा दें। उन्होंने पिक्चर शेयर की ट्रूथ सोशल पे, तूफान से पहले दिखा दिया आपने। हाँ ये देखिए, ये भी हो गया। ये मोदी और ट्रम्प को बड़ा शौक है। ये क्या ये जो है ना कैरेक्टर प्लेइंग, इनको कुछ बहुत ही शौक है। ये इनको फिल्मों में होना चाहिए था जरूर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और 2-3 पेशरफ बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। वजीर दाखिला हमारे मुहसिन नकवी, उनकी मुलाकात हुई है ईरानी सदर के साथ और हालिया जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके सिलसिले में मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। फिर कतरी वजीर आजम से टेलीफोनिक रब्ता हुआ वजीर आजम पाकिस्तान का, उसमें भी खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फिर जनाब 2-3 खबरें और भी हैं जो आप अच्छा एक और चीज है, जो आर्मी चीफ है भारतीय के, उनका बयान आपने देखा ना। उन्होंने कहा है कि अगर हिस्ट्री में आप रहना चाहते हैं और जियोग्राफी में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान को ये कह रहे हैं, तो फिर आपको अपना तर्ज अमल बदलना हो। फिर आपको पता है ना बयानात क्या रिस्पांस कैसा दिया हमारे डीजीएसपी। बिल्कुल हमारा तो फिर रिस्पांस उनको ऐसा समझ में आता है ना, उनके बंदे को समझ में आता है। बिल्कुल डर जाते हैं, तो से जाते हैं भारतीय। डीजीएसपीआर ने कहा कि ये क्या किस खाम ख्याली में आप रह रहे हैं। हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है भाई, और हम मार्का हक आपसे जीत चुके हैं। आपने हमें ट्राई करके देख लिया है। और ये उन्होंने कहा डीजीएसपीआर ने कि आपकी बौखलाहट की निशानी है ये बयान, क्योंकि आप दुनिया के नक्शे पर इररिलेवेंट हो चुके हैं। आप दुनिया के नक्शे पर दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क बन चुके हैं। दुनिया आपसे तंग है, खित्ता आपसे तंग है और उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आप दहशतगर्दी करवाते हैं, तो हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट हैं, आप गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं और अपनी नेशन को खुद आप पीछे धकेल रहे हैं। तो आप होश के नाखून लें, आप अपने तर्ज अमल को बदलें। हम तैयार हैं, एक बार मार्का हो चुका है, जीत चुके हैं, और दूसरी बार भी हम तैयार हैं, तीसरी बार भी हम। और ये देखिए कि दुनिया में सबसे नापसंदीदा जो मुल्क है इजराइल, वो इनको उन्होंने भाई मान लिया है भारत में कि जी ये तो हमारे भाई हैं, हम तो इनके साथ हैं। तो सोचें कि भारतीय जो है उनको इनकी नफरत अब जो पैदा होगी दुनिया के लिए जी, तो ये खुद ही कर रहे हैं, बिल्कुल हरकतें। अच्छा, और देखें सेकंड किया डीजीआईएसपीआर के बयान को, हम तो यही कहेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबराह ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और जितनी अहम कुर्बानी और जितना अहम किरदार पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ अदा कर रहा है, कुर्बानियां दे रहा है, कोई मुल्क नहीं दे रहा। ये अपनी मिसाल आप है, और हमने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मजीद मुस्तहकम हो रही है ये पार्टनरशिप, ये कोऑपरेशन। और जब भी डेडलॉक आता है निगोशिएशंस में, तो दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे होती हैं जी, कि अब पाकिस्तान जो है इसको कहीं आगे लेके चले, दोनों फरीक से बात करें, क्योंकि दोनों फरीक पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं। तो हमारा भी फिर से जो है ना हमारे ऊपर नजरें बिल्कुल ऐसे। और बस वन लाइनर देते हुए फिर गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने इंडस वाटर ट्रीटी का मामला चल रहा था, उस पर पाकिस्तान के हक में फैसला आया। उन्होंने कहा है कि भारत आर्बिट्रेरी कोई एक्शन नहीं कर सकता, और ये जो वाटर कंट्रोल कैपेबिलिटी है, इससे मुतालिक जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और जो इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा हुआ है, उसी के मुताबिक फैसले होंगे। कोई आप पानी ना किसी का रोक सकते हैं, ना अपने तय कोई फैसला कर सकते हैं। और उन्होंने एक्शन भी बताया है कि क्या लिया जाना चाहिए, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। जी बिल्कुल। तो हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। दिफाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर।
मुझे सर पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान से आगाज कर लेते हैं, फिर डीजी आईएसपीआर का रिस्पांस भी हम बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो फिर ये कह रहे हैं कि वक्त गुजर रहा है बहुत तेजी के साथ, और देख लो भाई, सोच लो, वरना फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा तुम्हारा। ईरान को उन्होंने धमका दिया। लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की यही प्रॉब्लम है कि इतनी एक दफा स्टेटमेंट देते हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद अपनी पोस्टरिंग करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, मसल पैक्सिंग करते हैं। बात यह है कि जब आप दो ममालिक बैठ के नेगोशिएशन करते हैं तो गिव एंड टेक, लेकिन ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि सिर्फ आपने लेना ही है और देना कुछ नहीं है। अगर आप ये कहेंगे मैंने 460 किलोग्राम जो यूरेनियम अपने मुल्क लेके जाना है, उसके बाद मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खोलना है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व उनके जो एसेट रिजर्व किए हैं वो भी मैंने वापस नहीं करने हैं, और मैंने अपना उनको गारंटी देनी कि आइंदा टैक्स नहीं होगा, फिर कैसे मुस्ताल होगा। पाकिस्तान के इसीलिए आपने देखा मोहसिन नकवी जो है वो अभी अब ईरान गए, वहाँ जाके वो बात कर रहे हैं उनके प्रेसिडेंट से, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनको अमेरिका की वो बता रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आप कहीं ना कहीं तो गिव एंड टेक करें ना। अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है कि जी ये यूरेनियम चाइना भी चला जाए, किसी और मुल्क जहाँ ईरान चल रहा है, देन इट इज ओके, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके साथ फिर आपके ऊपर भी कि आप गारंटी दें कि आइंदा के लिए ईरान पे हमला नहीं करेंगे। नंबर 2, आप उनके एसेट जो आपने फ्रीज किए हैं वो उनको रिलीज करें। नंबर 3, उन पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हुए हैं वो खत्म करें। देन देयर वन लिफ्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलते हैं, आपने नेवल ब्लॉकेट लगाया हुआ है, आप भी तो कोई स्टेप फॉरवर्ड है ना। तो एक डॉक्टर का स्टार्ट ये होता है कि चलिए आप कहते हैं अमेरिका नेवल ब्लॉकेट खत्म करता है, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट खत्म करता है, देन यू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हमारी बातें मानो और हमने नहीं बात, तो ऐसे नहीं होता। लेकिन एक मैं बता दूं, लड़ाई करना इस वक्त बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए, इसलिए कि देखिए 60 दिन के अंदर जो दुनिया की इकोनॉमी का हाल हुआ है, जो एनर्जी का क्राइसिस हुए हैं, जो फूड सिक्योरिटी पूरे मिडल ईस्ट में, इवन जो आपकी फूड सिक्योरिटी है ना, वेजिटेबल, फ्रूट, मटन, चिकन, एवरीथिंग फ्रोजन वहाँ से जाता है, बाहर से इम्पोर्ट होता है। अब वो सारा रुका आपके सामने, क्राइसिस तो खुद ब खुद हो रहे हैं। फिर आपने इंडस्ट्रियल क्राइसिस हो रहे हैं कि आपने ऑयल और डीजल की प्रॉब्लम हुई है, गैस की प्रॉब्लम हुई है, यू नॉट रेडी। अगर आप दोबारा लड़ाई कर लेते हैं और 50-60 2 महीने के लिए और ये रुक जाता है, आप सोचते दुनिया की कहाँ इकोनॉमी जाएगी, कहाँ एनर्जी क्राइसिस जाएंगे, एक बार फिर बिल्कुल दुनिया में क्या हालात हो जाएंगे। बिल्कुल। ये सब ये बताइएगा कि ये यूएस जो चाइना गया उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़े काम नजर आ रहे थे कि जी जंग का तो कोई प्लान है नहीं, अभी तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए अभी हमने जो है डिले कर दिया है, और उस दौरे के फौरन बाद ये स्टेटमेंट आना, प्लस ये कि ईरान का अब्बास इरागची साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको स्पेशल इन्वॉय टू चाइना बना दिया। तो या ये कुछ चाइना से कनेक्टेड है ये सारा, इसके बाद अब जो एकदम फिर एस्केलेट मामले हो रहे हैं? देखिए चाइना को तो ये इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं ना। पहले वेनेजुएला से चाइना ऑयल लेता था 80%, आपने वहाँ कब्जा कर लिया। ईरान से वो 80% लेता है, आपने वहाँ ब्लॉकेट लगा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ है जहाँ से पूरा मिडिल ईस्ट का ऑयल आता है और वो सारा चाइना जाता है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना इनके रहमकरम पर हो। जब चाइना को रोकी इकोनॉमिकली स्टैबुलेट करें, जब चाइना बहुत चाहे तो उनको ये खुद ब खुद अपनी मर्जी से ऑयल बेचें उनको। दिस इज अ वॉर, ये लड़ाई इस बात की ये कर रहे हैं। लेकिन चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है, ट्रिलियन डॉलर के अमेरिका के मकरूज है चाइना। और उसके बाद इसलिए आप ये देख लें कि क्या अमेरिकन पब्लिक में जो इतनी महंगाई हुई है, क्या वो लड़ाई चाहते हैं? क्या वहाँ से अब 60 दिन गुजर गए हैं, अब इसको वहाँ कांग्रेस से इजाज़त देनी पड़ेगी लड़ाई करने के लिए। वो कांग्रेस पर लड़ाई नहीं चाहती है, तो सेनेट इलेक्शन नहीं चाहती है, लड़ाई नहीं चाहती है, नेटो इलेक्शन नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, जो आपके यूनियन के खिलाफ है, इवन मिडिल कंट्री के खिलाफ है कि और वो इकोनॉमिक लॉस होगा। अगर वहाँ लड़ाई होती है तो ईरान जाहिर है कि उनको नुकसान करेगा। ये आप मुझे बताइए कि कितना बड़ा नुकसान। एक्चुअली ये सारा प्लान इजराइल का है। इजराइल वांट्स के सारा ईरान बिल्कुल डेसिमेट हो जाए,
ईरान का टोटल वहाँ पर ना मिसाइल कैपेबिलिटी हो, ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, ना रिजीम चेंज करके उनकी मशहूर वहाँ पर हुकूमत आ जाए, रजा पहले का बेटा आ जाए, वो इरान को रिकग्नाइज कर नहीं, ले। लेकिन बिगेल साहब कुछ वहाँ उसमें आपको लगता है कि उस दौरे में समथिंग वेंट रॉन्ग, जिसकी वजह से ट्रंप नाराज वापस आए और उसके बाद उन्होंने जो है जंग की तैयारी दोबारा शुरू कर दी है, कि वहाँ कुछ हुआ ऐसा? लेकिन चाइना ने वहाँ बड़ा क्लियर कह दिया कि एक तो आपको लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए, आपने लड़ाई गलत की और अगर किया है तो अब आपको इमीडिएटली फौरन सीजफायर करनी चाहिए। चाइना ने ये भी कहा कि हमारे पास बेशक ईरान एक चाहता है तो हमारे पास एनडीसी प्रीमियम जो है 460 किलोग्राम वो हमारे पास भेज दें, हम सेफ कस्टडी में रख लेते हैं। यहाँ तक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि हम, और साथ ये भी कहा कि दोनों ब्लॉकेट खत्म, नेवल ब्लॉकेट भी खत्म कर दें और स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी खोल दें, ताकि एक इकोनॉमी जो है वो चल पड़े, शिप लाइन चल पड़े। दुनिया की जो एक ही वक्त बड़ी सख्त ये क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, आप देखें ना, अगर दोबारा लड़ाई की दुनिया में किस तरह गैस की और पेट्रोल पंप पे किस तरह लाइनें लग गई, रैशनिंग हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जॉब मजदूरों की खत्म हो जाएगी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम सामने नजर आ रही है। बट अमेरिका क्यों रियलाइजिंग, और वहाँ के अवाम की महंगाई वो सब के खिलाफ हुई। वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्या चाहते हैं। इजराइल चाहता है कि ग्रेटर इजराइल में ये जब इजराइल मिडल ईस्ट में अटैक करे जाए छोटे मुल्कों में, तो पीछे तो डर ये ना कि ना ईरान अटैक करेगा ना जी। एक चीज़ सर मुझे बताएं कि खैर चाइना ने तो कहा होगा कि भाई आप रिस्ट्रेन करें और इस तरीके से हमला ना करें, लेकिन देखिए कन्वेंशनल वॉर में तो यूएस का ईरान से मुकाबला नहीं है। अब मामला रह गया न्यूक्लियर का, एक डेटरेंट है और उसी पे वो डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं। इस पर चाइना का सर कोई बयान आपने पढ़ा या वाजे कोई स्टेटमेंट उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि हाँ ईरान को हक है या फिर ईरान को हक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट, कोई आपने सुना? नहीं, देखें उन्होंने ईरान ने ये चाइना ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उसका राइट है 3.5% यूरेनियम पर रिच करना पीसफुल पर्पज के लिए, जिसमें एनर्जी है, उसके बाद उसमें मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनको चलाना है, उसके लिए एक पीसफुल पर्पज के लिए अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन सेफ गार्ड के अंदर, तो वो तो दुनिया का अलाउड है, कम से कम आप उनको अलाउड, आप कहते हैं वो 0% करें, वो करेंगे नहीं। तो दिस इज फनी, आप हाउ कैन यू डू, आप पूरी कम्युनिटी मिशन को अलाउ किया हुआ है, यानी यहाँ वेटेड चाइना का ईरान की तरफ है, वाजे तौर पर ये उन्होंने दे दिया ईरान को। सही सर, ये सेंटकॉम का जो बयान है उनके सरबराह का दाइश खुरासान से मुताल्लिक कि पाकिस्तान की ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और हमारा एक कोऑपरेशन है, और ऐसे मौके पर ये बयान आ गया जब भारतीय आर्मी चीफ ने भी एक बयान दिया था, बड़ा मजे का खेस था। तो सेंटकॉम के इस बयान को कैसे देखते हैं, कितना अहम है ये? देखिए, ब्रैड कूपर का जो सेंटकॉम कमांडर है, उन्होंने सेनेट में बड़ी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के फेवर में जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में हमारा शराकतदार है, हमारा पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और जो दाइश के खिलाफ पाकिस्तान बहुत अच्छा लड़ाई कर रहा है, एक्शन भी कर रहे हैं। हमने अफगानिस्तान में पूरी नजर रखी हुई है और पाकिस्तान बहुत अच्छी किस्म के वॉर ऑन टेरर में पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि वो टोटली एंडोर्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली पूरे एक मुल्क जितने बड़े अफगानिस्तान की टेररिस्ट के खिलाफ अकेला लड़ाई कर रहे हैं। एक तो ये बात होनी चाहिए। सेकंड, एक पर्सनली फील के जिस दिन ईरान और यूएसए की लड़ाई खत्म होगी, पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई है, अमेरिका पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज अब बहुत इज्जत की नजर से देखता है, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान फिर उनसे बात करेगा जी कि अब आप ये अफगानिस्तान को जो इतना पैसा देते हैं, वीकली 30-40 मिलियन डॉलर वो देते हैं फंक्शन करने के लिए, चलाने के लिए ग्राउंड के ऊपर, वो बंद करें ताकि इनको जब पैसा नहीं मिलेगा, ये पैसे के पुजारी हैं, लुटेरे हैं अफगान तालिबान रेजिम, फिर ये कमजोर होंगे। पाकिस्तान ने इनको वेपन वाइज बहुत इनको कंट्रोल कर दिया, इस्लाम ने इनका बहुत नुकसान किया। जो अमेरिकन वेपन छोड़ के गए थे उसमें जो 80% जो है वो सारा तबाह करते रहते हैं, तो इसलिए ये अभी कमजोर पड़े। अब ये पाकिस्तान सोल्जर फोर्स पे अवॉइड करते हैं, ये अब जाते हैं सॉफ्ट टारगेट पे, जहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन है, खवातीन है, वहाँ बॉम्ब मार देंगे या शादी घरों पे अटैक कर देंगे, जाके इस तरह के काम कर रहे हैं। अदरवाइज दे लॉस्ट द इम्पैक्ट। लेकिन अभी भी ये पाकिस्तान ने यही कहा कि जब तक आप
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेंगे, हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इट्स वेरी क्लियर। इसके साथ जिस तरह पाकिस्तान अब अच्छी तरीके से एक ग्लोबल लेवल पे जा रहा है, रीजन स्टेबलाइजर है, स्टैंडफोर्ड मॉर्निंग यहाँ कहा कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस रीजन का। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट बाय स्टैंडफोर्ड कमांडर है सेनेट के अंदर पाकिस्तान के लिए। इंडिया की इसलिए ये माँ मरती है, इसी तरीके से उनकी जो बुखलाहट का शिकार है। फिर वो चीफ आर्मी स्टाफ जिस तरह की घटिया स्टेटमेंट, इमेजिन करें एक चीफ आर्मी स्टाफ एक एस्टैब्लिश न्यूक्लियर पावर हमसाया मुल्क को कह रहे हैं और जिम्मेदार इट विल पास ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी। लुक एट इट, मार के हाथ में तुम्हें जूते मारे तुम्हारे मुंह के ऊपर, तुम्हारा मुंह काला कर दिया, दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती हुई है, तुम आइसोलेट हो। पाकिस्तान एक रियलिटी है, कॉन्सिक्वेंशियल है और दुनिया को पता है। यू आर अ ग्लोबल टेररिस्ट। गुलबचन जयदेव की मिसाल है कि आप पाकिस्तान में टेररिज्म करते हो। ग्लोबल टेररिज्म में आपने कनाडा में सिख लीडर को मारा, जी, अमेरिका में साजिश पकड़ी गई। और बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये तो सबको फैक्ट्स पता है। अच्छा थोड़ा सा बताइएगा जरा, हम सोशल मीडिया पे बड़ा देख रहे थे कि जी जो वफ्द आया यूएस से, वो सारे जो उनको गिफ्ट्स मिले चाइना की तरफ से, चाइना की हुकूमत की तरफ से, उन्होंने फेंक दिए, डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा कहीं यही भी सुना कि कोई गिफ्ट्स मिले ही नहीं थे, तो वो तो फोन वोन बस अपने फेंक के चले गए हैं। जरा इसके बारे में बताएं क्या हकीकत है। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल सफारतियत आपके खिलाफ ही है। ना उन्होंने ऐसी बात की है, बहुत अच्छा विजिट किया है वहाँ पर, वेरी हैप्पी। और चाइना ने भी बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी कर जो तरीका था वो ये अपनाया। और कोई ये सब सोशल मीडिया ये किरार है, खास तौर पर गोदी मीडिया की ये काम है जो करना होता है इसराइल के साथ मिलकर। जिन्होंने स्पॉइलर है इसराइल और इंडिया। Exactly. नहीं चाहते किसी तरीके से कि ईरान का और अमेरिका का अकॉर्ड हो, क्योंकि अकॉर्ड होगा तो ईरान विल रिमेन अ गुड मिलिट्री पावर। और ये इसराइल नहीं चाहता, क्योंकि जब भी वो मिडिल ईस्ट में जाएगा ग्रेटर पावर इसराइल के लिए, तो पीछे उसको डर होगा कि ईरान विल फिक्स करेगा इसको, उसकी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की, हमास की, हुतीस की, वो इसको तंग करेंगे। ये चाहता है इन सबको डेसिमेंट कर दो, खत्म कर दो, ताकि पूरे ग्रेटर इसराइल के ऊपर आराम से जाके वो जॉर्डन पे, इजिप्ट पे, सऊदी अरब पे कब्जा करे और पूरा सूट उनको ही करता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें राइजन शाइन में। जी, तो ये देखें सोशल मीडिया होती है और वो रिसेंटली ज़ुहैब नजर आ रहा है, जैसे ही दौरा हुआ ना चाइना के अगेंस्ट, एक अजीब सी मैं देख रही हूँ कि एक शुरू ही हो गई है कैंपेन कि जी इनका तो बैंकरप्ट हो रहे हैं, इनका तो बिजनेस नहीं चल रहा, इसलिए वो सारे अपने बिजनेस टाइकून्स को लेके गया था ट्रम्प। अच्छा फिर एक ये भी सुनने में आया कि जी बोइंग का जो है उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट एक चाह रहे थे लंबा चौड़ा को 500 जो है एयरक्राफ्ट का, जो कि सिर्फ 200 एयरक्राफ्ट का हुआ, उसकी वजह से बोइंग के स्टॉक गिर गए हैं और वो बड़े नाराज गए हैं कि जी जो हम ऑर्डर्स आ रहे थे कि भी चाइना हमसे वो हमें ऑर्डर्स दे, वो नहीं मिले उनको। बिल्कुल। और देखें दूसरी तरफ इकोनॉमिक जो मामलात हैं वो टाइज तो अपनी चलते हैं। ये भी खबर आई है कि 3 साल के दौरान अमेरिका से 17 अरब डॉलर की ज़रूरी मसनूआत खरीदने का वादा भी चीन ने किया है। तो ये भी आप मद्देनजर रखें चीज़ें कि मुल्की मफादात भी अपने सेफगार्ड करता है हर मुल्क। तो आपको भी हमेशा ट्रेड होगा तो इंडिया को बुरा लगेगा, इजराइल को बुरा लगेगा। इसकी वजह से जो अब समझ आती है बात, ब्रिगेड साहब ने बताया कि इसलिए आप ये ऐसी उटपटांग सी वीडियोस देख रहे हैं, मत देखें। और मतलब अगर देख रहे तो बिलीव बिल्कुल नहीं करना, देखें तो बस राइज एंड शाइन देखें ना, ऑथेंटिक। मैं तो यही करती हूं, राइज एंड शाइन मतलब 365 पे कोई न्यूज़ आई है देन आई नो इट्स ऑथेंटिक, बिल्कुल, और ना नहीं मैं मानती। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम बात करेंगे जी बहुत बड़ा मसला, जी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत और हमारा जो क्लैश है पानी का भारत की तरफ से ऑब्वियसली, वो कहाँ तक पहुंचा, बड़ी उसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक और पानी के महाज पर भी भारत को मुखी खानी पड़ी है, बस एज सिंपल एज दैट। इतनी सी खबर है। आलमी सालिसी जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है वो इन सारे मामलात को देखती है और उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है यही उसूली मौक़िफ़ है। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है 1960 में, इसके तहत यही है कि डिवीज़न हुई ज़ाहिर है दरियाओं की, ब्यास, रावी, सतलज भारत के हिस्से में, सिंध, झेलम और चनाब जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया।
लेकिन अब भारत किशनगंगा और रतले डैम बना रहा है, जिसके बारे में हमारे होता यह है कि वाटर कमिश्नर्स होते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। अब तो खैर जब मार्का हक उन्होंने शिकस्त खाई है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पानी बंद कर देंगे, आर्बिट्रेरी एक्शंस लिए है। क्योंकि ये देखिए ये सबसे आसान है, इसमें आपका ज्यादा कोई स्किल नहीं चाहिए, एयरफोर्स आर्मी वो नहीं चाहिए, नेवी नहीं चाहिए, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए उनको लगता है कि भाई ये सबसे आसान तरीका है, इससे जो है ना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालो, हम आपका पानी रोक लेंगे, हम आपका पानी रोक लेंगे। होता यह है कि मुआहदे के तहत वाटर कमिश्नर्स के जरिए दोनों मुल्कों के वाटर कमिश्नर्स चेक करते हैं कि भाई कोई, क्योंकि देखिए भारत ऊपर है हम नीचे हैं, तो अगर वो दरियाओं पर डैम्स बना लेंगे और पानी की रिसोर्स पे कब्जा कर लेंगे, वहां से एनर्जी भी लेंगे और हमारी तरफ पानी कम छोड़ेंगे तो यहाँ ड्राउट आ जाएगा। एंड इट्स एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल ऐसे ही तो एक्ट ऑफ वॉर है। और फिर ये कि सैलाब के दिनों में ज्यादा पानी छोड़ देना। बिल्कुल ऐसे। तो 1960 के मुआहदे में ये दोनों के जो राइट्स है उनको सेफगार्ड किया गया था और ये कहा गया था कि यकतरफा कोई एक्शन नहीं ले सकता कोई मुल्क, जैसे भारत ने भी ले लिया है। तो भारत के मौकिफ की नफी हुई है और पाकिस्तान के मौकिफ को स्ट्रेंथन किया गया है, वही उसूली मौकिफ हमें ज्वाइन किया उन्होंने कि जी जाके चेक भी करेंगे इसको। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तकनीकी यानी टेक्निकल और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान के साथ भारत शेयर करेगा और एज पर द लॉ वो शेयर करने का पाबंद है, जो कि वो नहीं कर रहा। और ये आलमी सालसी अदालत ने कहा है। जी बिल्कुल तो ऐसे। अब इस पे भी हमें पूछना है एक्सपर्ट से कि अगर वो उसको वायलेट करने की कोशिश करेंगे, नहीं मानेंगे, तो फिर उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंस? बिल्कुल ऐसे। तो हमें मेहर अली शाह साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान कमिश्नर है इंडस वाटर के और बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी है। मेहर अली शाह साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर एक आम आदमी के लिए पहले तो आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि भारत ऊपर है हम नीचे हैं, कैसे दरियाओं की डिस्ट्रीब्यूशन है और नटशेल में ये मुआहिदा क्या कहता है, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं उसको। जी बहुत शुक्रिया जी। एक तो जो है मैं ये इसके ऊपर अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको शुरू में मैं सुन रहा था, आपने एक्सप्लेन किया कि जो हमारी पाकिस्तान और भारत की जो हमारी जियोग्राफिक लोकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले दरियाओं का जो मंबा या जो सोर्सेज हैं या जो अपर कैचमेंट्स हैं वो बुनियादी तौर पे या तो हिंदुस्तान के अंदर हैं या वो मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं। अब इस हवाले से होता ये है कि अगर हम बात करें मशरकी दरियाओं की, तो मशरकी दरियाओं में पानी जो है वो उनके न सिर्फ कैचमेंट्स इंडिया के अंदर हैं, बल्कि कैचमेंट से जब वो निकलते हैं तो वो मैदानी इलाके भी जो हैं वो इंडियन टेरिटरी के अंदर हैं। जैसे कि अगर आप सतलुज को देखें तो सतलुज का पानी उनके पंजाब से होके आता है और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान में कसूर के मुकाम पे दाखिल होता है। इसी तरह से अगर आप रावी की बात करें, ब्यास की बात करें, तो ब्यास उनके पास ही जो है वो सतलुज को ज्वाइन कर लेता है, ये हरीके के मकाम पे। और इसी तरह जो हमारा रावी है, रावी का भी कैचमेंट से जब वो निकलता है, उनका 3 डैम है, रंजीत सागर डैम, वहाँ से निकलने के बाद फिर वो पाकिस्तान में जब वो दाखिल होता है तो वो जसड़ के मकाम पे जो है वो दाखिल होता है शकरगढ़ के साथ। ठीक है। और जबकि ये तो देयरफॉर ये हुआ कि मुआहिदा 1960 में जब हुआ उसमें ये कहा गया, हालांकि पाकिस्तान के मशरकी दरियाओं के ऊपर उस टाइम पे यूजेस थे और पानी के राइट्स थे, लेकिन मुआहिदे को ये देखा गया कि दोनों ममालिक के बीच में सियासी और सफारती सतह पे इस किस्म के मुस्तकबिल के अंदर जो है वो सिचुएशंस या हालात रहेंगे जिसकी वजह से अगर पानी के मामले के ऊपर कोई मुआहिदा ना हुआ तो वो तनाज़ा ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तो इसलिए एक तो जो है वो ना सिर्फ मुआहिदा होना चाहिए बल्कि मुआहिदा ऐसा होना चाहिए कि जो है वो जिसमें दोनों ममालिक का एक दूसरे के ऊपर कतई तौर पे इन्हसार ना हो। ठीक है। तो फिर ये जो है वो तय किया गया कि इन 6 में से तीन दरियाओं की जो है वो तकसीम कर दी जाए और वो 3 दरिया जो कि मशरकी दरिया हैं जिनके ऊपर इंडिया कंट्रोल कर सकता है तो वो पानी जो है वो दे दिया जाए इंडिया को, ताकि अगर वो कंट्रोल कर सकता है और फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान का शेयर रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक जो है वो मुतवातिर जो है वो तनाज़ा रहेगा। यानी पाकिस्तान कहेगा कि क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं लिहाजा ये पानी आपने रोका हुआ है, तो वो पानी हिंदुस्तान को दे दिया जाए और वेस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान को दे दिया जाए। उसके ऊपर कुछ उनको इजाज़त दी गई कि वो मकामी सतह पे पन बिजली के मंसूबे अगर बनाने हैं जिनके अंदर पानी ज़ेर मसरफ नहीं रह जाता, पानी जो है वो कम नहीं होता, रन ऑफ द रिवर रन ऑफ रिवर के जो है वो जो है वो दिए गए। और इसके अलावा उनको कुछ महदूद सतह पे मकामी सतह पे काश्तकारी करने की भी इजाज़त दी गई। लेकिन उसके अंदर इस चीज़ को ख्याल रखा गया, उनको कहा गया ट्रीटी में कि आपका जो पन बिजली मंसूबे बनाने का जो हक है वो क्वालिफाइड है, वो उस पर कवायद व ज़वाबित लागू होंगे और वो कवायद व ज़वाबित की बुनियादी रूह ये होगी कि ये मंसूबा जो है वो डिज़ाइन करते वक्त आप कोई भी ऐसा डिज़ाइन फीचर उसमें नहीं रखेंगे
जिसकी वजह से वेस्टर्न रिवर्स के पानी पे आपका कंट्रोल आ जाए। सही। क्योंकि अगर आपका कंट्रोल वेस्टर्न रिवर्स के पानी पे भी आ जाएगा तो फिर पाकिस्तान के लिए वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वही पानी अपने पूरे कंट्री में यूज़ करना है और बिलखसूस जो है वो उन इलाकों में भी यूज़ करना है जो कि हमारे मशरकी वो थे दरियाओं के ऊपर जिनका इन्हिसार था। सही। जी जी ये तो इसका बैकग्राउंड था जी। ठीक हो और सर अब जो इसकी डेवलपमेंट हुई है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो कहा है कि रिजेक्ट कर दिया है कि जी इनका ऐसा क्लेम और ये ऐसे वन साइडेड जो हैं किसी भी इस तरह मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकते, तो उन्होंने अब आगे क्या कहा है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इंडिया अगर उसको रिजेक्ट करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? देखें, इसमें एक तो जो ये मैं आपको वाजे करूं कि जो 15 मई 2026 को फैसला आया है ना, वो बुनियादी तौर पे जो किसी भी पन बिजली मंसूबे के डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं वो उनमें से एक पैरामीटर के ऊपर आया है। अब जो बाकी पैरामीटर्स के ऊपर पिछले साल 8 अगस्त 2025 को आ चुका है फैसला, यानी ये फैसला मुकम्मल करता है पिछले 8 अगस्त 2025 के फैसले को। एक तो ये बात है। अब जो उन्होंने फैसला दिया है वो था उनकी पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत का क्या साइज़ होगा, वो यानी कितना बड़ा वो ज़ख़ीरा अपने किसी भी पन बिजली मंसूबे में बना सकते हैं। तो वो उन्होंने उसको जो है वो लिंक कर दिया है। उन्होंने कहा है इसको बड़े कतई तौर पे कि जो पॉन्डेज हम उसको कहते हैं कि पॉन्डेज से मुतालिक जो उनका ज़िमनी अवार्ड है वो उसमें अदालत ने ये करार दिया है वाज़े तौर पे कि मुआहदे के तहत जो मगरबी दरियाओं पर भारत के किसी भी रन ऑफ रिवर पन बिजली मंसूबे की जो कि है उसमें इंस्टॉल कैपेसिटी या एंटिसिपेटेड लोड को यूज़ करते हैं, वो उस मंसूबे के हकीकी ऑपरेशन और इसके अलावा हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलिक्स के डेटा से मुताबिकत रखने चाहिए, फर्जी तौर पे नहीं होने चाहिए। यानी हमने पीछे ये देखा था कि जो है वो इंडिया अपनी पॉन्डेज को मैक्सिमाइज करने के लिए कोई फर्जी डेटा यूज़ करता था, जिसको हमने हाईलाइट किया। तो और जो है वो साथ ही साथ उसमें ये अदालत ने ये भी करार दिया कि भारत पाकिस्तान को तमाम मुतल्लिका मालूमात फराहम करने का पाबंद है ताकि ज़ेर गौर मनसूबे जो पाकिस्तान के पास ये डिज़ाइन आते हैं उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के, वो उनके मुजवज़ा जो उनके हकीकी ऑपरेशन का पाकिस्तान जायज़ा ले, न सिर्फ जायज़ा ले बल्कि उसके ऊपर अपने आप को सेटिस्फाई करे और जो उसके लिए माहौलियाती बहाव से मुतालिक जो उनकी जिम्मेदारी है भारत की वीज़ा वी पाकिस्तान, वो भी ज़ेर गौर रखे और जो है वो तब जाके अपना डिज़ाइन सर मुझे अगर नहीं करते तो वही एक्शन क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, वो हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि मानने वाले तो है नहीं। तो फिर उनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा इंटरनेशनल जो भी बॉडीज हैं उनकी तरफ से कि उसको वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो? देखें, ये इसके अंदर जी ये बिल्कुल एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके ऊपर जो है ना जी थोड़ा सा ये बात समझने की ज़रूरत है कि इंडिया की तरफ से जो पिछले साल 23 अप्रैल 2025 को एक अनाउंसमेंट की गई कि जी हम जो है वो इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेंस में प्लेस कर रहे हैं। ठीक है। ये जो है वो इंडस वाटर्स ट्रीटी के आर्टिकल 12 की खिलाफ वर्जी है और वो क्या है, वो ये कहता है कि ये ट्रीटी दोनों फरीकैन के माबैन फुली इन्फोर्स रहेगी तावक्त के दोनों जो है वो फरीकैन अपनी बाहमी रजामंदी से वो इस ट्रीटी को या तो मॉडिफाई करने पे आमादा हों या वो इसको मुअत्तल करें या इसको ख़त्म कर दें, लेकिन यकतरफा तौर पे ये काम नहीं हो सकता। अब लिहाजा इसका मतलब बड़ा सादा है कि ये ट्रीटी फुली इन्फोर्स है, किसी एक फरीक के कहने से यूनिलैटरल स्टेटमेंट से ये ट्रीटी अबेंस में नहीं जाती और उसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है। ये जो किया ये अपना ये भारत की अनाउंसमेंट, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ट्रीटी अगर इन्फोर्स है तो ट्रीटी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है, वो इन प्लेस है। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में अगर बायलैटरल लेवल के ऊपर किसी भी तनाज़े के ऊपर कोई नहीं होता रेजोल्यूशन, तो फिर ये ट्रीटी जो है वो प्रोवाइड करती है कि आप उस मैटर को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर लेकर जा सकते हैं। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल फोरम्स हैं और सर वर्ल्ड बैंक गारंटर है इसका, वर्ल्ड बैंक भी तो कहीं ना कहीं आएगा जी। नहीं ऐसी बात, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। देखिए एक तो ये बात मैं वाज़े बताऊं कि वर्ल्ड बैंक गारंटर, ये मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे सुन रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक गारंटर नहीं है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने 1960 तक इस मुआहदे को करवाने में एक फैसिलिटेटर का रोल किया, अपने गुड ऑफिस प्रोवाइड किए। और वर्ल्ड बैंक का रोल अब ये है, वर्ल्ड बैंक का रोल है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का रोल ये है कि अगर दोनों फरीकैन बायलैटरली किसी मैटर को रिजॉल्व नहीं करते और उसके बाद जो एक एग्रीव पार्टी है वो अगर समझती है कि उसके रेजोल्यूशन के लिए उसको थर्ड पार्टी चाहिए, तो थर्ड पार्टी वो वर्ल्ड बैंक को कह के उसकी तैनाती करवाता है और वर्ल्ड बैंक थर्ड पार्टी को तैनात करता है, चाहे न्यूट्रल एक्सपर्ट हो या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो। गारंटी की बात नहीं है, दोनों कंट्रीज जो हैं वो सॉवरन कंट्रीज हैं, यूएन की मेंबर स्टेट्स हैं,
तो ये यूएन चार्टर के तहत दोनों की ऑब्लिगेशन है कि जब भी कोई मुआहदा किया जाए तो मुआहदे की पासदारी हो। यानी और बिल्कुल अगर नहीं वो करेंगे गारंटर नहीं है, लेकिन ये कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में ही जा सकते हैं इस मामले को दोबारा जी, लेके कि भाई बिल्कुल। फाइन्स का मामला शुरू किया जाए, जो भी वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी 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 बिल्कुल आपने ठीक कहा। सही। और अगर नहीं करेंगे तो आप बता रहे थे कि फिर देखिए अगर नहीं करेंगे ये जैसे ये कह रहे थे फिर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अवेलेबल है, न्यूट्रल एक्सपर्ट का फोरम अवेलेबल है, वहाँ पे जाके इस मैटर को उठाएंगे और फिर उसके ऊपर कानून के अंदर बहुत सारे जो हैं वो इसकी होती हैं रेमेडीज होती हैं, उसके अंदर स्टेट के ऊपर जब ये आ जाता है फैसला तो वो पाबंद होते हैं, वो बाइंडिंग नेचर का डिसीजन होता है जिसको आपने अमल करना है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके ऊपर डिफरेंट मेजर्स हैं जो कि ली जा सकती हैं। वो शायद अभी कबल अज़ वक्त हैं क्योंकि इस वक्त हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो कुछ और बस सर एक फैसले भी ये आने एक्ट ऑफ वॉर है ना, वाज़ेह तौर पर एक्ट ऑफ वॉर है ना ये। देखें जी, एक्ट ऑफ वॉर ये है कि हमारी तरफ से यानी जो पहला हमारा है ना कि हम इस तनाज़े को एक ज़िम्मेदार यूएन मेंबर स्टेट के तौर पे पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये पानी जो है वो पाकिस्तान की 240 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन का इन्हिसार इसके ऊपर है। अगर इंडिया ने किसी किस्म के इस पानी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जो इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की या वो इसके बहाव के अंदर खलल डालने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान की स्टेटमेंट इसके ऊपर बड़ी क्लियर है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। बड़ी सादा सी बात है, जब आपके पास आने वाला पानी कोई बंद करेगा तो आपको जाकर खुलवाना पड़ेगा ना। अब वो पानी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको कहेंगे चले हम इसके बदले में कोई और बंदोबस्त कर लेते हैं, तो इसका कोई बंदोबस्त नहीं है। 3 ईस्टर्न रिवर्स का पानी इंडिया पहले ले चुका है। वो पानी पहले पाकिस्तान में बहा करता था। बिल्कुल, रावी वो हमारा आपका पानी खुश्क हो गया, डेल्टा तक बिल्कुल जाता ऐसे ही था। है, हाँ, ऐसे ही। जी, और ये सिर्फ रावी खुश नहीं हुआ, रावी का पानी फिर वहाँ से बह के इंडस डेल्टा तक जाया करता था, सिंध का भी जाता था, झेलम चनाब का भी, लेकिन रावी और सतलुज का पानी भी कंट्रीब्यूट करता था। तो हमारा उसके ऊपर तो 8 से 12 जो है वो मिलियन एकड़ फीट का यूज़ था, वो हमने छोड़ दिया। और अब ये बात सुनने को मिले कि जी अब हम जो है वो मज़ीद पानी भी, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल्ड एरिया से आ रहा है जो कि उनका मकबूजा कश्मीर का इलाका है, लिहाजा हम उसको उठाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कोई भी इस किस्म का कोई भी अगर वो उनकी सोच है कि वो कोई ऐसा इकदाम उठाएंगे तो वो एकदम यकीनन पाकिस्तान के लिए वो उसके ऊपर पाकिस्तान की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि जितने भी ऑप्शन हैं फिर वो यूज़ होंगे। मेहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने Thank you. वक्त दिया हमें, और अभी तो इशू चल रहा है, बर्निंग इशू भी है, वक्तन फवक्तन आपकी माहिराना राय हम लेते रहेंगे जी। तो ये है सारी कहानी। वैसे ऐसे मामला में ट्रम्प को उठा लेना चाहिए मोदी को जाके। अच्छा, नहीं, वैसे बहुत सारी चीज़ों पे कहते हैं ना कि जी ये कोई थ्रेट होती है, कोई मसला होता है, नहीं ये सही इनका मुल्क नहीं चल रहा, जाके उठा के ले आए। तो मेरे ख्याल उसको भी चाय पानी के लिए ना या तो हम ले आए या ये वो ले जाएं। सही। खैर ये बिल्कुल, मामला लेकिन इसमें- ये हल कैसे, मुझे तो लगता है ये दोनों मुल्कों ने आपस में कॉन्फ्लिक्ट के जरिए जो है हल करना है, क्योंकि सारी काउंसिल्स वगैरह बेशक दे तो रही है जजमेंट इन पाकिस्तान फेवर, लेकिन एक्चुअली उनके ऊपर सैंक्शंस और सख्ती, और जब तक उनको उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा इंडिया की तरफ तो ज़ुहैब ये क्योंकि ये देखिए कैसे बात मानने मामलात को हल होते तैयार हैं और नहीं है ऐसे ना। कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा क्या है, हाइड्रो मुझे तो समझ नहीं डिप्लोमेसी आती। भी होती है, बातचीत होती है, कमिश्नर्स जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये कि वो तो ना बात सुनने को तैयार है ना बात मानने को तैयार है, तो वो तो एक स्टेट ऑफ वॉर की कैफियत उनके अंदर, वॉर मॉन्गरिंग वाली सूरत हाल है, तो बस वही किए जा रहे हैं वो। अब देखना ये कि आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है वो किस किस्म के आगे चलकर फैसले देती है। अगर पाकिस्तान दोबारा अपना मौक़िफ़ लेके जाता है कि भाई आपके कहने के मुताबिक और इस ट्रीटी के मुताबिक नहीं काम हो रहा, तो क्या करना है मज़ीद? बिल्कुल, और वो क्या वो कहेंगे भी आप ही देख लें क्या हाँ, करना आप है, ही देख लेकिन लें, ये तो लेकिन नहीं फायदा होगा। उसमें ये होता है कि इन केस अगर पाकिस्तान ऑब्वियसली रिएक्ट करता है इस पे एक्ट ऑफ वॉर पे, तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में आपके साथ ये सारे ना एविडेंसेस मौजूद होते जी। हैं कि जाती वहां से हुई है, फिर वो अगर शुरू हो जाए लो जी टेररिज्म हो जाए ये हो रही है, तो देन देयर इज प्रूफ हाँ, कि you are being पाकिस्तान ने pushed क्यों towards रिएक्ट it. Yes, किया। yes, yes. ये एक्ट बिल्कुल ऑफ सही। वॉर था, ये हमला ही था और पाकिस्तान ने जवाब दिया। बिल्कुल सीधी ऐसे। बात अच्छा है। जी, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत इक़दाम कर ही रही है, और ग्रीन एनर्जी को लेकर फिर आप EV बाइक्स की बात कर लें, फिर आप इलेक्ट्रिक बसेस की बात कर लें, तो ये इक़दाम लिए ही जाते हैं। तो इस सिलसिले में एक और कदम उठाया गया कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कराची के शहरियों को अवेयर करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर डिस्प्ले होगा, कॉन्शियस करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो 100 से ज़्यादा स्टीम्स पर ये लगेगा, SMDs पर बहुत ये ही लगेगा, और लोगों को जबरदस्त बताया कदम उठा रही है जी भाई हमारी गवर्नमेंट। देखिए बिल्कुल अगर ऐसे। सिंध गवर्नमेंट के ये देखिए क्या है कि एक चीज सामने आपको नजर आती है ना, तो आप जरा कॉन्शियस हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, ख्याल करने लगते हैं। बिल्कुल हम में ऐसे। से कितने लोग हैं जो देखते हैं हर वक्त के टेम्परेचर इस वक्त क्या है, चलो टेम्परेचर देखा, हमने आज तक कभी ये जानने की कोशिश की है किसी ऐप से कि जी इस वक्त कितनी आलूदगी है हमारी फिजा में? नहीं।
अफेक्ट हम सबको करती है, हमने सांस लेना है, तो कितनी अच्छी बात है कि इन योर फेस वाली बात है कि सामने स्क्रीन पे 100 से ज्यादा शहराओं पे अब जो है ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही ये होगी। सेंसिटाइज किया गया लोगों को, कितनी दिखाया अच्छी गया। बात है। वो और देखें होर्डिंग्स जिनसे बिजनेस ही हो सकता था, कमर्शियल कॉर्पोरेट, उन्होंने कहा नहीं जी, Awareness अवाम करके। के लिए, शहर की सफाई के लिए, अवाम के फायदे के लिए इसको जी बिजनेस display अपनी हो। जगह, लेकिन ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ये आप देखें कि मुजाहरा किया गया कि आप सामने देखें कि ये इस वक्त जो है आलूदगी है, आप इसमें सांस ले रहे हैं, क्या सांस ले। करेंगे अब आप? और आप देखें, आपको ये लगता है आपकी आईसाइट वीक है, आईसाइट वीक नहीं होती, एयर क्वालिटी खराब होती है, क्योंकि यही आईसाइट जब आप बाहर जाते हैं ना तो लगता है कि सब क्लियर नजर आ रहा है। Yes. ये क्या हो गया? तो ये कि एयर क्वालिटी इंडेक्स तो खराब हो गया। कॉन्शियस करने के नहीं, conscious लिए, करने सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियस करने के लिए कि Conscious उसके करने। बाद आपकी गाड़ी में से या बाइक में से गंदी वो निकल रही हो ना धुएं, जी। तो आपको शर्म आए। बिल्कुल ऐसे। एक और राउंड इसके में- अलावा आप कॉन्शियस हो जाएं, आप दरख्त लगाएं, पौधे उगाएं, बिल्कुल। एक ब्रेक हमने लिया, हम ब्रेक के बार बाद हम बार वापस आते देखेंगे हैं। ना, हाँ, तो एहसास तो अब हाँ एहसास होगा, ये बात है ना, डर बार-बार लगेगा। दिखाते हो, डर लगेगा। वेलकम बैक Welcome आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good जी morning. ज़ुहैर। जी, अब देखिए, ड्रग्स के खिलाफ तो हम हमेशा बात करते हैं और हमारी कैंपेन्स भी, इससे हुकूमत भी बात कर रही होती है, लेकिन ड्रग डीलर्स पकड़े जाते हैं। अब पकड़ा जाना और इन्वेस्टिगेट होना मामले का और लॉजिकल एंड तक पहुंचना सभी ये चाहते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस क्या होगा और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, क्या एसओपीज आपको फॉलो करने हैं, क्या चीजें रिपोर्ट करनी है, क्या चीजें रिपोर्ट नहीं करनी, ये इसके दो पहलू हैं जिन पर बिल्कुल, और हमें बड़ा बात करनी है। सीरियस ये अरेस्ट था। पिंकी के जो पैकेटों पे हो रही है इन्वेस्टिगेशन, वो बड़ा सीरियस केस है, लेकिन तो शुरू में तो लगा कि जैसे पता नहीं इसको बड़े कॉमेडी शो बना के इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद अब भी जो हम देख रहे हैं वीडियोस, ये बड़ी मिसलीडिंग है, बड़ी कंफ्यूजिंग है और बड़ी डेंजरस है फॉर सम। बिल्कुल ऐसे ही तो तो हम उस पर ज़रा बात करेंगे कि इसमें कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है रिपोर्टिंग हो रही है और जो सारा मामला हम देख रहे हैं कि ये क्या है। और बिल्कुल देखिए, चश्मकुशा इंकशाफात तो हो रहे हैं, वो तो किए जा रहे हैं, और देखें जिस तरीके से ड्रग्स को फैलाया उन्होंने, जो उनका नेटवर्क था, जो उन्होंने खुद भी, अच्छा बहुत ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि वो लेती थी तकरीबन 7,000 रुपए की 1 किलो, और 25-25 उसके बाद वो 25-30 हज़ार की, और खुद भी फार्मूले बना के वो उनको किया देखिए कि इस वक्त एक तो ट्रायल चल रहा है कोर्ट का, एक मीडिया ट्रायल भी चल रहा है, और वो कितना खतरनाक है और वो कितना रिस्पॉन्सिबल, उस पर बात करेंगे। वो पिंकी का नहीं चल रहा, हाँ जी, वो उन लोगों का चल रहा है जो वो नाम बताती है, कभी अदालत में पेशी के दौरान, कभी जज के सामने वो नाम ले देती हैं, तो उन लोगों का ट्रायल चल रहा है बगैर किसी एविडेंस के, उन लोगों को डिफेम किया जा रहा है बगैर किसी एविडेंस के, और वो जो नाम आ गया उसकी जो फैमिली है वो क्या सोच रही और है, क्या डिटेल समझ में रही है? हम बात करेंगे क्योंकि हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं कराची के, अकबर अली साहब यहाँ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू इन द स्टूडियो। अच्छा लग रहा है, जूम पे बात नहीं हो रही ना सामने सामने। जी प्लीज बताएं अकबर साहब अबाउट दिस केस। जी बिल्कुल, आपने जो अपने इंट्रो में बात की है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस पूरे केस में दो बहुत अहम पहलू है ना। सही। एक तो जो उसका पकड़ा जाना और ड्रग्स सेलर्स का जो नेटवर्क है उसको क्रैक करना, फिर उसके हवाले से प्रोसीडिंग्स होना। लेकिन अचानक जब इसमें ट्विस्ट आता है उस वक्त के, जब हम ये देखते हैं कि बाकायदा एक उसकी कैट वॉक की, अदालत की एक वीडियो जो है वो वायरल की जाती है, और उसके बाद अचानक से ये केस जो एकदम से मीडिया की जीनत बन जाता है, और फिर उसमें वो पहलू जो उसका असल पहलू है वो पीछे चला जाता है, और उसकी जो जिसे कहते हैं ना ग्लैमराइजेशन वाला जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है। इसलिए कि समहाउ इसमें डेलिबरेटली ये काम किया जा रहा है, या ये कि नादानिस्ता तौर पर हमारे यहाँ जो एक भेड़ चाल चली हुई है मीडिया में, उसको बुनियाद बनाकर हम इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं इस वर्ड को यूज़ करूँगा। लेकिन जो उसका पहला पहलू है जिस पे हमने बात की, और आपने भी कहा कि वाक़ई मंशियात एक नशा जो है वो एक लानत है, ये एक जहर है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसके पीछे मौजूद है। हम हमारे इदारे इन लोगों पर जो कि इसके सेलर हैं, जो उसके कैरियर हैं, जो इधर से उधर उसको पहुंचा रहे हैं, उस पर तो हाथ डाल रहे हैं, लेकिन क्या हम इनके ज़रिए उन लोगों तक पहुंचेंगे कि जो ये पूरा का पूरा एक माफिया चला रहे हैं इस मुल्क में और हमारी नई नस्लों को तबाह कर रहे हैं। और इसी हवाले से 365 न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है। अगर आपको याद हो, लास्ट मंथ हमने इसके ऊपर पूरी ट्रांसमिशन की है कि मंशियात एक लानत है और उससे निजात के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि सिंध के जो वज़ीर एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल है मुकेश कुमार चावला साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 700 kg आइस उन्होंने सी के रास्ते
कराची में इंटर होने पर उसको रोका और उसको पकड़ा और उसको सीज किया, और बहुत तेजी से गुज़िश्ता एक माह के दरमियान हमने क्रैकडाउन्स देखे। तो ये तो वो सीरियस जो है वो इक़दाम हैं जो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा रोल बनता है वो हमारा बनता है बीइंग ए वॉच डॉग। तो आपको लग रहा है कि मीडिया अपना बड़ा बुरा रोल प्ले कर रहा है इसमें? देखिए, इसके अंदर बहुत थिन सी एक लाइन है जिसे हमें समझना जरूरी है। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कॉपी कैट क्राइम। उसका मतलब ये है कि मीडिया जो है वो तफ्तीश के उन पहलुओं को मीडिया के जरिए माशरे में दे रहा है। देखें, आपका व्यूअर हर किस्म का शहरी है, उसमें क्रिमिनल लोग भी हैं, यानी आप उनको एजुकेट कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर द ड्रग्स। फार्मूला क्या है, उसने ऐसे बनाया, ये बातें हमें नहीं करनी मीडिया पे। वो उसने यूं डिलीवर किया, उसने ऑनलाइन का नेटवर्क ऐसे यूज किया, उसने बैंक फायदा हुआ उसको कितना फायदा हुआ, उसने बैंक कैसे अकाउंट कैसे खोला, उसने घर से निकलकर क्या क्या इकदाम किए, आप उसकी पूरी, इसलिए उसको कैट कहते हैं कि कॉपी कैट। आप उसको कॉपी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, उन लोगों के जो क्रिमिनल माइंडेड है, कि देखो क्राइम करने का एक रास्ता ये भी है। तो देखिए, इसमें हमारे मीडिया आउटलेट्स को, जितने भी हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया भी और हमारे डिजिटल मीडिया पे भी जो जिम्मेदार हैं, उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि हम कॉपी कैट क्राइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये हुआ था जब यूएस में नार्कोस नाम की एक सीरीज आई, और उसमें था ये कि जी कैसे वो ब्रेकिंग बैड में भी कि कैसे ड्रग्स बनानी है घर में, टीचर बना रहा है, ये बना रहा है, कार्टल्स कैसे ग्लैमरस जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने लोगों ने यूएस में ये काम बकायदा शुरू कर दिया था, बहुत बड़ा राइज आया था जी। तो ये दिस हैपेंस, ये तो बड़ी अच्छा। साथ में एक और बात भी अकबर, ये जो सेलिब्रिटीज का फिर बार बार मैं देख रही हूँ जी, सेलिब्रिटीज के भी नाम सामने आ गए हैं, और उसमें मुनीब का नाम लेना, पहले सारा मॉडल का नाम लेना, फिर सारा खान का नाम लेना। मतलब ये कर सकते हैं एट दिस स्टेज, आप किसी के नाम ले रहे हैं, व्हाट प्रूफ डू यू हैव? ये फैमिलीज वाले लोग हैं, ये सेलिब्रिटीज हैं, इनको लोग जानते हैं, इसका ये मतलब इनको नाम आगे दे दें, कितना इफेक्ट होगा इससे उनके करियर पे, उनके इमेज पे। बिल्कुल, इसके कवानीन मौजूद हैं, पीका का कानून मौजूद है। पैमरा ने डे 1 तमाम मीडिया आउटलेट्स को नोटिस किया है कि इसको बहुत ही हसास मामला और उसको बहुत ही ऐसे अंदाज में लेके जाएं कि किसी की डिफेमेशन ना हो। देखिए, हमारी अभी सैटरडे वाले दिन हमारी एडिटोरियल मीटिंग हुई थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया आउटलेट्स के अंदर जो हमारा एडिटोरियल बोर्ड था वो उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर रहा कि क्या चीज चलनी, क्या चीज नहीं चलनी। बुलेटिन का पेट भरने के लिए हम कुछ भी चला दें, दैट्स नॉट गुड। ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता, हम उसको नहीं करते, को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। तो उसमें हमारी डिस्कस हुई और हमने उनको बोला कि जी ये जो नाम आ रहे हैं, क्या हमारे पास एविडेंस है? कल को अगर ये लोग कोर्ट में जाकर हम पर डिफेमेशन का सूट करते हैं तो क्या हम उसको डिफेंड कर सकेंगे? सिर्फ हम ये कहेंगे कि जी जो मुलजिमा थी उसने अदालत में आकर उनका नाम लिया, दैट्स नॉट इनफ। तो उस पर हम क्रेडिट देते हैं 365 न्यूज के एडिटोरियल बोर्ड के कि उन्होंने इस चीज को कंसीडर किया और एक बाकायदा एसओपी जारी की कि जितनी भी अनमोल उर्फ पिंकी के केस में नाम लोगों के आएंगे, हम उसको ऑन एयर नहीं करेंगे, नाम उसका ट्रिगर चलाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि मुझे एक बात बताएं, ये क्या लोगों को भी एजुकेट करने की जरूरत है? कहते हैं मैटर इज सब जुडिस, ठीक है, तो ये मैटर सब जुडिस है ना, और सब जुडिस कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है, क्या है ना, एविडेंस कलेक्शन हो रही है, एविडेंस वेस्ट हो सकता है इससे। वो लोग जो इसके नेटवर्क का हिस्सा है वो भाग सकते हैं, उनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पे मुझे बताएं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या कार्रवाई कर सकता है? देखिए, बिल्कुल ऐसे इसमें वाज़ेह तौर पर एडिशनल आईजी जो इस वक्त इस पूरे केस को हेड कर रहे हैं, आज़ाद खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी और उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि देखें ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कमेटी तश्कील दे दी गई, डिफरेंट कमेटीज हैं जो उसके डिफरेंट एंगल से कर रही हैं, डिफरेंट केसेस लॉन्च हो चुके हैं, वो प्रोसीडिंग्स में है अदालत में। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे पास हैं जो हम अभी करना नहीं चाहते, इसलिए कि इससे केस कमज़ोर हो। और हम भी देखें एक बहुत प्लान अंदाज में वो मोहतरमा जब मुल्ज़िमा अदालत में पेश होती हैं तो शाउट करती हैं, शाउट करने के बाद वो बातें करती हैं कि जो हमें नहीं नशर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें एक हफ्ते तक तो ये एक मीडिया हाइप क्रिएट रहेगी, उसके बाद जब केस की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी तो यही मीडिया के चले हुए क्लिप्स उन्हीं के वकील उसकी हिमायत में, उसके दिफा में पेश करेंगे कि देखिए जी मेरी मौक्कलाना तो मेरी जो जिसका मैं वकील हूँ उसने ये बातें की थी, उसकी बात सुनी नहीं गई। इससे केस कमज़ोर होता है।
तो जितने ऑफिशियल्स अब हैं ये देखिए किसका केस कमजोर होता है। बिल्कुल हम अदालत हुकूमत का जिसने जी, prosecution का केस और जो Prosecution। पिंकी है उसका केस मजबूत कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल ऐसा ही उल्टा है। चल रहा है, ये समझने की बात है। अब इसमें भी आप देखें कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी जो आपके वजीर दाखिला है जिया लंजार साहब, उन्होंने भी आके ये बात की कि देखें इसको देखें उसका फिर दूसरा एंगल शुरू हो गया जब आपने Politicize मीडिया किया, हाँ, तो exactly। आप इसको पॉलिटिसाइज ना करें, ये एक केस है, इस केस में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डिफरेंट कमिटीज तश्कील दे दी गई हैं, वो उसको डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, और हम इस केस में ये क्योंकि उसकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें बहुत उसने प्राउडली ये कहा था कि जी मेरा कुछ नहीं हो बिल्कुल, सकता, ठीक है बहुत ना। हमने अगेन ये एक audio लाइन थी, अगेन हमें उसकी ऑडियो को नशर नहीं करना चाहिए था। ये एक ऐसा केस और है ये हो कैसे रही हैं, ये ऑडियोज आ देखिए, कैसे रही जी, हैं, किसका- बिल्कुल, ये एक किसका- सवाल है, ना, कौन ये मैं ऑडियो लीक कर हैरान रहा थी है? कि इसका जो फोन है फोरेंसिक्स के लिए गया हुआ है, ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑडियो कैसे ला रही है इनके और वो पेपर्स ये के भी पास। कह रही है कि फलाना हैंडल करेगा अब सारे मामला, तो ये देखिए ब्लॉगर्स के पास आ रही देखिए है। पकड़ने के बाद अगर मैं पकड़ी जाऊं ये तो उसे पता है सब कुछ, और वो ये भी बता रही है कौन हैंडल करेगा। और एंकर्स ये बता हम भी दिखा रहे हैं जी, हमने पता चलाया जी, नहीं उसका नाम भी नहीं है, उसका नाम है, हमें सब पता चल गया है। नहीं ये और बहुत बता रहे ये हैं। देखें ये बहुत खतरनाक वीडियोस आ ये रही हैं बहुत इसकी। खतरनाक प्रैक्टिस हम कर रहे हैं मीडिया में बैठ के। हमने अदालत लगा ली है, जी, हम यही अपने है। रिपोर्टर्स को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समझ रहे जी। हैं। जो आपने बात सवाल उठाने की ऑडियो किसने लीक की, पुलिस ने ये बात की कि किसने उसको प्रोटोकॉल दिया अदालत में, हमने उनको मुअत्तल किया, लेकिन हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कौन है जो उनकी वीडियोस लीक कर रहा है, कौन है जो उसके ऑडियोज लीक कर रहा है, तो कौन है जो ये चाह रहा है कि पिंकी का केस कमजोर हो। बिल्कुल ठीक है ना, इस पे हमें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रेटिंग की दौर में, बुलेटिन का पेट बढ़ने की दौर में हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम कॉपी खिलौना बन क्राइम के गया। देखा जाए तो आप क्रिमिनल के हाथ में खिलौना बन गए। ये क्रिमिनल जो कि इतना बड़ा ड्रग कार्टेल चला रहा है, क्या उसको नहीं पता कि मीडिया को कैसे नचाना है? देखिए They इससे know, पहले भी they ये हो have चुका है। advisors, they have आप people देखिए- telling them to say exactly what they want them to say, कि तुम ये बोलोगी तो देखना उसका ये देखिए, रिएक्शन मीडिया अरमगान में केस आएगा और हमारे मीडिया सामने रेडी है। है। बिल्कुल ऐसा टेस्ट ही। हम केस ready मौजूद है अरमगान, बिल्कुल उसके फादर को बिठा के उनके इंटरव्यूज, उन्होंने सिंपैथी गेन भी की कहीं, उन्होंने कहा मुझे मारा जा रहा है मेरे, तो देखें ये सारे केस खराब होता है इससे। बिल्कुल और एक और चीज मुझे बताएं ना, इसके पीछे एक होती हिस्ट्री होती है हर चीज के पीछे। हमने ये देखा है, अनफॉर्चुनेट बात है कि मुजरिमान को सजाएं नहीं मिलती। जी मैं इसी देखिए, तरफ आ ये रहा था। पहलू इसका End जरा क्या अपना- होगा इसका? हाँ देखिए, मुजरिमान को सजाएं नहीं मिलती। जब मुजरिमान को सजाएं नहीं मिलती ना, तो हम फिर कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर वो जो हमारा यकीन है कि ठीक है जी मामला चल रहा है, हाँ, अदालत में पैसे होता वाले निकल रहेगा। जाएंगे। हम कंसर्न ज्यादा क्यों होते हैं कि हम कहते हैं सजा मिलनी चाहिए इसको, और वो नहीं मिल रही होती। और पिंकी का सजा देखिए, उसके तो पास से बरामद हुई हैं, हाँ। जो सारा सामान था बनाने का, अब आपको पूरा, और वो वीडियोस बनी हुई हैं, वो हमने देखी हैं, उसके बाद उसका अब निकल जाना possible ये नहीं है। मैं वही Evidence इसी बहुत तरफ इशारा strong कर रहा हूँ कि हम केस को कमजोर करें। जब हम उन एविडेंस को अपने प्रोग्रामों में, अपने टीवी पे डिस्कस करेंगे कि जी यहाँ रेड हुआ, यहाँ से इतना बरामद हो, यहाँ रेड, वो उसको डिनाइल करेंगी और हमारी ही क्लिप्स को अदालत में पेश किया जाएगा कि जी देखें ये इस टाइम इस डेट पर इन्होंने FIR काटी, जबकि मेरी मौकला तो ये कह रही है, और इसमें कंट्राडिक्शन है, केस कमजोर हो रहा है। देखें इसमें एक और खतरनाक चीज जो उससे आगे बढ़कर, जो मैंने कहा ना कि जो सियासी हमारी मुक्तदरा है उसको भी इस बात को सोचना चाहिए कि जब इस तरह की केसेस आए तो हम उसको अब क्या तज्जिए तहलील हो रहे हैं कि जी क्योंकि एक तरमीम आनी है, हाँ जी, तो जी इसलिए ये उसके साथ एक connect सिलसिला कर दो। छोड़ा गया, तो आप कितनी अगेन गलत उसको खराब कर रहे हैं केस को। ये क्रिमिनल केस है, इसकी प्रोसीडिंग्स को होने दें, इसको खुदारा पॉलिटिसाइज ना करें। ये ड्रग्स का मामला है, ये नई नस्ल का मामला है, ये पाकिस्तान की सोसाइटी का मामला है। अगर हमने और देखिए कराची और ये सिंध का नहीं, लाहौर में भी ऑपरेट करती थी, बिल्कुल वो ऐसा ही है, पंजाब बिल्कुल में भी ऐसा उनका ही है। नेटवर्क अच्छा, था, ज़ुहैर, और वहां रहती थी वो काफी इतनी अरसे। किसकी बुनियाद मिसलीडिंग पे? खबरें आ रही हैं रोज। अच्छा, अब इंस्टाग्राम, ये तो छोड़ें, जो यूट्यूब पे एंकर्स बात कर रहे हैं, अजीब LMNOPQ वो बना रहे हैं वीडियोस इंस्टाग्राम पे, इतनी मिसलीडिंग है। नहीं, ये तो पिंकी ही नहीं है, ये तो कराची वाली पिंकी है, एक कह रहे थे लाहौर वाली पिंकी कोई और है। अरे भाई आप ये देखो कि कितनी, अगर आप स्टेट के खिलाफ लोगों को जो है ना, देखा जाए तो वो उनका जहन कर रहे हैं। आप ये देखिए, स्टेट ही इसको अरेस्ट करके लाया है। अगर नहीं किसी का मसला होता तो अरेस्ट ही ना होती, इतनी हाइप ना बनती, मीडिया के सामने, सबके सामने उसका अरेस्ट दिखाया गया। दैट मींस कि स्टेट चाहती है कि इसका एहतसाब हो, इसको पकड़ा जाए, सजा मिले, प्रोसिक्यूशन का बताएं कि क्या इस वक्त अपडेट और प्रोसिक्यूशन हम की क्या कंफ्यूजन है क्रिएट कर इस रहे हैं। केस में। अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज है ना। अभी तो जो आपका दिफा है वो इस्तगासा, वो अभी उसके एविडेंस को जमा कर रहा है, ठीक है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो केसेस की हेयरिंग्स हो रही हैं उसके अंदर भी अभी फर्स्ट स्टेप है। सही है।
अदालत में वो पेश हो रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस कह रही है कि जी अभी हमें मजीद जो है उसका रिमांड चाहिए। 22 मई तक उसका रिमांड उसको डिफरेंट केसेस में मिला है, किसी में उसको जेल कस्टडी हुई है, किसी में उसको रिमांड मिला, किसी में उसको जिस्मानी रिमांड भी दिया गया। तो इट्स अ वेरी इनिशियल स्टेज, अभी हमें इसको आगे प्रोसीडिंग्स को जाने देना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। मेरा ख्याल है एक दो जरा एक्शन लिए जाए ना कुछ लोगों बिल्कुल के ऐसे ही। खिलाफ, और ये जो आपने बताया कि जी, पेका एक्ट उसमें जो है एक्शन के लिए तो उसमें वो सीधे हम केस ना खराब करें, जो हम नाम लेके केस खराब करें। 800 प्लस उसके फोन में से कॉन्टैक्ट्स निकले एंड अगेन वो मल्टीप्लाई होंगे। एक केस की मैं मिसाल दूं, एक यहाँ पर ऐसा एक और सारे ही ड्रग डीलर थोड़ी होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, अंदाजा करें आप उनके किसी- यूजर हैं। हाँ। अच्छा, फिर इसमें एक बात ये कही जा रही है कि क्यों जी, क्योंकि हम लोग इतने, हमारी सोसाइटी से जो एतमाद है ना वो मैंने वही- इतना खत्म हो चुका है कि लोग, हम फौरन इस तरह की कॉन्स्पायरेसी पे ईमान ले आते हैं, जबकि जो रियलिटी है उससे दूर हो जाते हैं और वो असरअंदाज होती है, वो हमारी तफ्तीश पे असरअंदाज होती है। और एक और बात प्लीज ध्यान में रखें कि जो भारत हमारा दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है, उनके जो साइबर गैंगस्टर्स हैं वो हर लम्हे जो है ना किसी खबर की हमारे तलाश में होते हैं कि ऐसी कोई खबर को हम ट्विस्ट करके पेश करें कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी स्टेट के अगेंस्ट हो जाएं, अपनी गवर्नमेंट मिलिट्री के अगेंस्ट हो जाएं। तो इसलिए वो भी बहुत सारी चीज़ें वो निकाल रहे हैं और आप उसको अच्छा ऐसे हो गया ये वो माइंड मेकअप कर लेते हैं, बिल्कुल, फिर एक दो soft वीडियोस war अपनी है, बनाते ये एक soft war हैं। ये है, समझें बिल्कुल media ये war, साइबर वॉर ये भी चल narrative रही war। है। देखिए, हमने अपनी कहाँ स्टूडेंट से लाइफ पता में आपको जब कहाँ से जर्नलिज्म वीडियो शुरू है? किया, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे इस तरह के ऐसे कुछ चीजें आ जाती थी जो बहुत ही ज्यादा, जिसे आप कहते हैं ना कि बयान करते भी आदमी शर्माता है, ठीक है ना। वो उसमें स्टूडेंट टीचर का मामला है, बहुत सारी चीजें। उस जमाने में जो हमारे सीनियर्स होते थे जो जर्नलिज्म करते, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। वो हमें ये कहते थे कि देखो, यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्रेस्टिजियस इदारा है जहां पर पेरेंट्स एतमाद करके अपने बच्चे बच्चियों को भेजते हैं। बिल्कुल 1.1% भी अगर कोई इस तरह की एक्ट कर रहा है तो हमें उसको पब्लिश नहीं करना है, नहीं हमने उसको दबाना है। क्या उसकी पब्लिश inquire- करना है, क्या नहीं दिखाना करना है, है, ये QC सारी नॉर्म्स पहले फॉलो होते थे, ये ऐसा ही वैल्यूज है। थी। पूरा एडिटोरियल का एक प्रोसेस होता बिल्कुल था, ऐसा वो ही है। सारे ब्रेकिंग की दौड़ में आप सही कह रहे हैं कि वो एडिटोरियल के प्रोसेस को फॉलो ही नहीं फॉलो किया नहीं जाता। कर। जो बात अभी ये नादिया आप कह रही थी, ये सॉफ्ट वॉर है। आपको समझना है कि कितनी इसमें थिन लाइंस हैं, आपने कहाँ स्टेप रखना है, कहाँ स्टेप इन होना है, कहाँ स्टेप आउट होना है, किस तरह से आपने किसको कितनी जो है स्पेस देनी है। इसमें माजरत के साथ हमारे वो इदारे जो फैसले करते हैं इस्लामाबाद में बैठ के, उनको भी चाहिए कि देखें, खाली पिंकी नहीं है इस माशरे का मसला, ठीक है ना। इस सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जब आप उनका गला घोटेंगे तो अनफॉर्चुनेटली 24 घंटे की नशियात में कहीं ना कहीं फिर हमें 3 घंटे पिंकी को देने पड़ेंगे। आप हमें, ठीक है, आप पॉलिटिकल ना बोलने दें हमें, लेकिन किसी और इशू पे तो बात करने दें, वरना वो इशू सोशल मीडिया पे बल्कि इसी अंदाज से होगा। अगर आप ये mainstream- कहानी फिर सही, ये दुखती रंग ना छेड़े, बात फिर कहीं और मुझे तो निकल ये जाएगी। लगता बहुत है कि शुक्रिया। हम सबको ना जो इस आपने- वक्त करना चाहिए वो ये कि जी वी शुड बी ऑल श्योर कि सख्त से सख्त सजाएं हों। बेशक। वो जो इस ड्रग कार्टेल को लीड कर रहे हैं, वो जो इसका हिस्सा हैं, वो स्टूडेंट्स जो डीलर्स हैं या जो भी कोई है जो डीलर है, उसको सख्त से सख्त सख्त सजा सजा, मिले, बिल्कुल इतना ऐसे। फियर क्रिएट हो कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो बिल्कुल किसी ऐसे। के लिए जो है ये जहर बनाने की और उसको बेच। इस जहर से बचाना है इस माशरे को। और देखें, रिपोर्टिंग करनी है, जर्नलिज्म करनी है, हम अपनी आज़ादी should की be बात our करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, शख्सी आज़ादी, लेकिन आज़ादी हमेशा जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें और आप, ये क्योंकि अगर ये जिम्मेदारी से आप निकल गई रिपोर्ट- ना जोहेब, मुझे हाँ। लगता है खुदा ना खास्ता अगर ये बच गई तो हम नलका खोलेंगे तो उसमें से कोकीन निकलेगी। लेकिन वो सर वो वक्त आएगा जब आप हम आज़ादी जी, से जी, बात बिल्कुल, करो, फिर इतनी ना आसानी करें। से, ये एक ब्रेक बिल्कुल। लेते हैं, हम ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। ये धनिया पुदीना के साथ कोकेन मिल रही होगी। सही। इसको इनको सजा होना बहुत जरूरी है। वेलकम बैक Welcome आफ्टर द back. ब्रेक। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आप सबको गुड मॉर्निंग। और खेल-कूद की बात करें, बहुत खेल-कूद जरूरी की है। बात होगी, क्रिकेट की बात होगी। पहला टेस्ट हारने के बाद भी पाकिस्तान टीम ने नहीं सीखा कुछ भी। नहीं सीखा। बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट भी बस हारने लग रहा है। 80% चांस है कि बांग्लादेश ये टेस्ट दूसरा भी निकाल देगा, क्योंकि 278 बनाए बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में और पाकिस्तान ने उसके जवाब में 232 रन बनाए। अब लीड यानी हो गई है 170 रन की। 4 खिलाड़ी आउट हैं बांग्लादेश के, और अगर ये टारगेट इनको 230 या 220 मिलता है तो फिर बस समझें रिजल्ट सामने है सबके कि पाकिस्तान ये मैच ये वाला भी हार जाएगा, क्योंकि बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है टीम पाकिस्तान कुछ भी ना कहा लेकिन कह भी गए। हाँ, जोहेब का कुछ ऐसा बहुत बुरी अंदाज बात। है। स्कोर कार्ड क्या है भाई? बाबर आजम
68 रन बना के नुमाया रहे बाबर आजम ने। नुमाया। 50 रन हाँ बनाया, एटलीस्ट 68 बना के आउट हो गए। शान मसूद आपके जो कप्तान है पहले टेस्ट में ही फ्लॉप हो गए, दूसरे टेस्ट में ही फ्लॉप ही दिखाई दे रहे हैं, 21 रन बना के आउट हो गए। सलमान अली आगा, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है नादिया, ये है कि इसमें आपका टेस्ट टीम का कप्तान भी मौजूद है, वनडे का कप्तान भी इसी टीम में है और T20 का कप्तान भी और इसी टीम में किसी से नहीं खेला जा रहा। है। कमाल ये ये मजे है। की बात है। इतने सारे दोस्त और कुछ नहीं कर पाए। हाँ कमाल ही है। तो 170 रन बना लिए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर बांग्लादेश ने। अब देखना है कि होता क्या है आगे। हमें ज्वाइन किया है शाहिद हाशमी ने, सीनियर स्पोर्ट हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और नादिया को भी गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग, हाँ क्या गुड मॉर्निंग क्या है। बात करें। ये मैच भी बस गया, फिर इसका मतलब ना ही समझे। बिल्कुल ऐसे ही ना ही समझें आप, और सिर्फ बारिश पाकिस्तान को बचा सकती है। ऑल्दो कि अगर अच्छी टीम होगी, बैटिंग थोड़ी जमकर करे तो 250 260 भी आखिरी इनिंग्स में बन सकता है, इसलिए कि विकेट इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन यकीनन उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है। पिछली इनिंग्स में भी और पिछले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बहुत ही बुरी बैटिंग की है। वो लो कॉन्फिडेंस इनको शायद 220 रन भी नहीं बनवा रहे। तो शाहिद भाई मैं ये देख रहा था कि जब बांग्लादेश दोबारा खेलने के लिए आई तो हमारा अटैक बॉलर 133 की पेस से बॉल करा रहा था यार। जी ऐसे कैसे जीते? बहुत हमारी पेस बॉलिंग में कमजोरियां हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, टेस्ट क्रिकेट का डिपार्टमेंट। प्लेयरों को टेस्ट क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे। जो आपके पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन हैं शान मसूद, उनका बेचारे का डी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 1.25 लाख 1,40,000 रुपये मिलते हैं। और अब्बास और जो खुर्रम शहजाद हैं जो आपके मेन बॉलर्स हैं टेस्ट में, इन दोनों का डी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप इस तरह के जुल्म करोगे तो कोई भी टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हो। आपको अलग से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। जिस तरह आप बी कैटेगरी के या ए कैटेगरी के लोगों को 40-45 लाख देते हो, आपको टेस्ट मैच वालों को भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी शाहीन ए में खेल रहा है, शाहीन ए में खेल रहा है जिसकी 20-30 लाख है और खुर्रम खेल रहा है 1.5 पे। जी हाँ, पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाराज होकर के हमारा 2024 का वर्ल्ड कप बहुत बुरा किया है, एक कैटेगरी ही नहीं रखी थी। और ये तारीख में मिसाल है पहली पाकिस्तान की क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में कि किसी बोर्ड ने एक कैटेगरी नहीं दी। गुस्से में आके चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया और सबको बी, सी और डी कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट दिए। तो वाकई कि आपको हसन अली, जिनकी दोनों टेस्ट मैचों में परफॉर्मेंस बहुत ही मायूस कुन है, वो बी कैटेगरी में, और 7 विकेटें अब तक जिन्होंने इस टेस्ट मैच में ले ली हैं खुर्रम शहजाद, वो बेचारे डी कैटेगरी में। अब्बास जिनकी 800 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं, जिन्होंने टेस्ट मैच में पिछले टेस्ट मैच में 5 विकेटें ली थी, उनका भी डी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट। बस भाई ये चल मतलब रहा है। ये ग्रेड्स यही रहेंगे, ये चल बी रहा सी है। डी ये माइनस। अब कप्तान डी में खेल रहा है, वो क्या सोच, बेचारा बॉडी लैंग्वेज उसकी डी वाली भी है। डी माइनस भी है, जाती एफ है, तक चली गई है, हम जाहिर। एफ तक चले गए हैं। नहीं वैसे जाती जस्टिफाइड है, नहीं है डी शायद भाई, कैटेगरी इन अदर वर्ड्स जस्टिफाइड भी है, परफॉर्मेंस भी डी की नहीं, है, अब कैटेगरी भी डी की है। अब परफॉर्मेंस खराब हो गई, वरना पिछले साउथ अफ्रीका की सीरीज में, उससे पहले इंग्लैंड की सीरीज में शान ने अच्छा खेला है। वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये सीरीज उसके लिए बहुत ही मायूस कुन है। और अब अगर ये 16वां टेस्ट मैच है उनकी कप्तानी में, अगर वो 12 टेस्ट मैच अगर ये हार गए तो 12वां टेस्ट मैच शिकस्त होगा। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 150 साल टेस्ट क्रिकेट की तारीख है, उसमें पूरे टॉप जो 8 कंट्रीज हैं, अगर आप बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान इनको निकाल दें छोटे मुल्कों को, तो 8 जो बड़े मुल्क हैं उनके 332 कप्तान गुजरे हैं 150 साल तारीख में। आज तक कोई कप्तान अपने पहले 15 टेस्ट मैचों में 11 टेस्ट मैच नहीं है। इस पे हंसे या क्या नया करें? रिकॉर्ड है ये नया रिकॉर्ड होना है, रिकॉर्ड यहाँ बहुत बनने बड़ा वाला है। रिकॉर्ड, बहुत बड़ा रिकॉर्ड। ये शायद छोटी भाई छोटी बातें इस नहीं ये लेवल तो पे पिछले टीम टेस्ट पाकिस्तान मैच आ बन गई। चुका। पाकिस्तान में मायूस कुन बात है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम इतना बुरा कर रही है, वरना हमारी टेस्ट टीम बहुत अच्छी है। हमने इंग्लैंड में मुसलसल सीरीज जीती हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अरसे नहीं हराया, वेस्ट इंडीज़ में हमने 2017 में पहली बार सीरीज जीती। लेकिन हमारी टेस्ट की टीम बहुत ही ख़राब हुई है पिछले 2-3 साल में। अब बड़ी मजबूत प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अलग से 15-20 प्लेयर आपने चूज करने होंगे जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही है। शायद भाई क्या मुझे डाउन ही हो गया ना, ऐसे कुछ टॉपिक चेंज करते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, ये बताएं आईपीएल पे माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब को जी इनवाइट किया गया है कि उनके फाइनल्स में आए, कि उनको ट्रॉफी तो नहीं चाहिए, शायद कहें उनसे कि जी हैंड कैरी में हमारी ट्रॉफी भी ले आइएगा।
बिल्कुल ऐसे ही वो कहेंगे कि हैंड कैरी मिले आए। अब वहां से पहले वो शोशा छोड़ते हैं कि देखेंगे कि क्या रिएक्शन है। पहले उन्होंने ये शोशा छुड़वाया कि जी इनवाइट किया है। अब वहां का मीडिया कह रहा है कि नहीं, आईपीएल में नहीं बुलाया हमने सिर्फ आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है 30 और 31 तारीख को उसके लिए बुलाया है, आईपीएल के लिए नहीं बुलाया। तो सच्चाई क्या है, आपको क्या लग रहा है? ऐसा ही है, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में बुलाया होगा। और जो जराए से स्टोरीज चली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर कोई चीज़ ऑफिशियली नहीं कही है और जाना भी नहीं चाहिए। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब को जूम पर ही ये मीटिंग आईसीसी की अटेंड कर लेनी चाहिए। और वजीर दाखिला भी हैं। शायद बड़ा भाई crucial उनके ऑनेस्ट पास एक ओपिनियन दीजिएगा, वजीर दाखिला इतनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और आप देखें कि ईरानी सदर से भी मुलाकात वो कर रहे हैं जाके। पीसीबी का ओहदा अगर कोई और हैंडल कर ले और देख ले, मतलब मॉनिटरिंग भी कर पाएगा, फोकस भी हो पाएगा, क्या ही अच्छा है, क्या ही देखिए उन्होंने अभी तक तो हैंडल अच्छा किया है, लेकिन उनके एडवाइजर्स, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं है। अगर उन्हें एक दो अच्छे डायरेक्टर मिल जाते, वो तफवीज़ करते, डेलीगेट करते बहुत से काम, तो ये बेहतर हो सकता था। लेकिन अब ये तो हुकूमत वक्त को और वजीर दाखिला को खुद सोचना है कि वो अपना टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड चाहे जितना भी अच्छा कर ले, उसकी कारकर्दगी जांची जाती है टीम की कारकर्दगी को देखकर। अगर टीम बुरा कर रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी तनकीद है। और ये रिजवान साहब तो बॉल को पिक ही नहीं कर पा रहे। क्या हुआ, कमर में दर्द है? नहीं, हाँ, उनके कमर में आंखें शायद उनको टेस्ट भी करानी पड़ेंगी मेरे हाँ, ख्याल ये से। या तो नजर नहीं आ रहा या नजर झुका नहीं नहीं आ जा रहा। रहा। फास्ट पे भी यही मिस होता कर रहे हैं वो अंदर आती हुई बॉल को, और वो स्पिनर पे भी बैट एंड पैड में गैप दिखा रहे हैं और आउट हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं रिजवान शाहिद भाई? बैटिंग के साथ साथ उनकी कीपिंग भी इस सीरीज में बड़ी मायूस कन रही है। और सबसे बड़ा जो जुल्म उन्होंने किया वो इस टेस्ट मैच में 18 रन पर ग्लव लगा था मुशफिकुर रहीम का, वो उन्होंने अपील नहीं की, रिव्यू नहीं लिया। फिर 52 रन पर लिटन दास का साफ ग्लव लगा था। ये कीपर का काम होता है, वो बताए कि एलबीडब्ल्यू की हम रिव्यू लें, कॉट बिहाइंड के हम रिव्यू लें या नहीं लें। साफ आउट थे। रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम जाता है कि उन्होंने ये दोनों रिव्यू नहीं लिए। कीपिंग उनकी बहुत ही बुरी है, कप्तानी उनकी, बैटिंग बहुत ही बुरी है। और वो जो पहले टेस्ट मैच में 50 रन करने के बाद आउट हुए और फिर वही शो करते रहे कि मुझे मेरा तो मसल पुल हो गया और ये हो गया, बिल्कुल एक्सेप्ट। और यही बाबर ने किया। बाबर ने कौन सा चाहिए, 68 रन बना के आउट हो गए। क्यों आप सेंचुरी की तरफ क्यों नहीं गए? बिल्कुल बनानी चाहिए थी। दिसंबर 2022 से उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, वो उनको सारे लोग कहते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। लेकिन अगर वो इस तरह बैटिंग करेंगे कि 3 साल हो गए, 4 साल होने वाले हैं, उनकी कोई सेंचुरी नहीं होगी, तो फिर टेस्ट क्रिकेट भी उन्हें याद नहीं रखती। नहीं, बाबर आजम तो चाहते हैं उनसे क्रिकेट की कोई बात ही ना करें, बाकी बातें कर तो उन्होंने बताया था ना कौन सामने हमारे साथ कौन 3 जन कहता है कि इनकी शादी भी होने वाली है। तो हो ही जाए, नहीं, शायद अभी उससे कुछ PSL फर्क पड़ जाए कोई, मतलब नहीं, अभी पीएसएल अच्छा खेला है उन्होंने, वाइट बॉल तो वो अच्छा खेला हमारी है। पप्पो लेकिन कहती थी हर मसले का हल है शादी करा दो, पिंपल आ रहे हैं शादी करा दो, बाल गिर रहे हैं शादी करा दो। तो बाबर आजम की मेरे ख्याल से वाकई शादी हो जाएगी तो चेंज हो सकता है कि- चेंज आप अच्छा, पॉजिटिव वैसे मुझे लगता है शायद भाई हमारे जो शोबिस वालों की, आपको पता है ना, एक्टर्स की भी क्रिकेट टीम है, वो इनसे बेहतर खेल रहे हैं। यकीन करें, आप ये फैसल कुरैशी, एजाज असलम, इनको देखें जरा फील्ड में, ऐसा खेल रहे हैं, इनकी फिटनेस बहुत ज्यादा बेहतर है। इनको ना कोच लगा लेकिन दें, उनके सामने फैसल कुरैशी, एजाज असलम को कोच लगा दें इनका। उनके सामने बांग्लादेश की टीम नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, इनको ठीक कर देंगे। हमारे लड़कों को जो है ना थोड़ा सा उसमें तेजी आ जाएगी। उनके सामने हुमायूं सईद ही खड़ा होगा। छोटा भाई मेरा। यस। अच्छा शायद बहुत मैं busy है भी भाई। देख रहा हूँ, जरा झलकियां भी दिखा रहे हैं जो जैसे आउट है। सऊद शकील भाई, आपको किसने बताया कि आप हाफ पिच पे आके स्वीप कर दे भाई? ये कौन बताता है सऊद ने- टेक्निक, कौन सिखा रहा है शाहिद भाई? रिजवान ने, सलमान अली आगा ने और सऊद शकील ने सीरीज में ह्यूजली डिसअपॉइंट किया है। सऊद शकील बहुत अच्छा प्लेयर है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो पीएसएल खेल रहे हैं इसलिए अभी तक T20 के मोड में। वो तो 3 साल से T20 खेल रहा है और 3 साल से पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट का। सलमान आगा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। लेकिन जिस तरह सऊद शकील 2 मैचों में 2 इनिंग्स में स्वीप मारकर आउट हुए हैं, जिस तरह सलमान आगा सेट होकर आउट हुए हैं, और फिर सलमान आगा जब आउट होकर जा रहे होते हैं, चिंगम चबाते हैं, उस वक्त दिल ऐसे खून के आंसू रो रहा है, ऐसा गुस्सा आता है कि अल्लाह करे इनके मुंह से चिंगम निकल कर गिर जाए किसी तरह। मुझे लग रहा है इनमें कोई आयरन जिंक की कमी है, इनके को विटामिन डेफिशिएंसी के टेस्ट कराएं और इनकी नींद पूरी होनी चाहिए, या तकिया ठीक नहीं है इनका। ऐसा ही लग रहा है। तकिया तो साथ लेके जाता है वो रिजवान अपना। तो क्या हो गया, ये बाकियों का तकिया ठीक नहीं है, बाकियों का तकिया ठीक नहीं है। खटमल है बिस्तर में, क्या मसला है? लाइट आ रही है कमरे में, बस तकिया ही है कि जिन पे क्या तकिया था, बेरामी है?
बस यही है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। और देखिए एक यूनिक बात क्या है इस टेस्ट मैच में, मैं नादिया को भी बता रहा था कि इसमें आपका वनडे का भी कैप्टन खेल रहा है, बदतरीन खेल रहा है, T20 का भी खेल रहा है कैप्टन, बदतरीन खेल रहा है, टेस्ट का तो है ही कैप्टन, और साबिक कप्तान भी। 5 से 8 कप्तान है मेरे ख्याल से इस टीम में। बिल्कुल, दोनों टेस्ट मैचों में यही हुआ है, और 2-3 ख्वाहिशमंद भी है कप्तानी के। अच्छा, वो कौन कौन है? मैं वह है 2-3, यानी हर किसी टीम में पाकिस्तान की, ये पाकिस्तानी टीम का खासा रहा है, 3 तो कप्तान होते हैं, 1 करंट, 2 फॉर्मर, और 2 वो होते हैं जो कहते हैं यार ये 3-4 को कुछ हो तो मैं कप्तान बन जाऊं। कौन है? सऊद शकील हमें है? भी ट्राई कर लें वैसे, कोई हर्ज तो अब छोड़े, रहने दे, पर्दा रहने दे। नहीं। शायद भाई हमें भी ट्राई कर लें, मतलब कोई हर्ज नहीं, क्या हो जाएगा, इससे बुरा तो नहीं खेल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर एक किसी chance खातून दें के हमें। पास कप्तानी जाएगी वो तो वैसे भी लीड फ्रॉम द फ्रंट। वैसे पाकिस्तान में एक बात है, हमने ये नोटिस किया है, कप्तान अगर आप किसी को हटाए ना तो उसके बाद टीम में ना खिलाए, खुदा के वास्ते। ये मैंने शायद वैसे ही कह रहा हूँ मैं। बदला देते हैं। हाँ, जो किसी को बड़ी- कप्तानी से हटा के अगर आप टीम में खिलाएंगे ना, वो दूसरे को भी नहीं खेलने देगा। ये मैं ये है वो। बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये कप्तानी वाली बात बिल्कुल ऐसी है कि कोई बाहर बैठा होता है तो आप कहते हैं अब ये जब भी टीम में आएगा ये कप्तान बन के आएगा। इमामुल हक भी कप्तान बन के आ सकता है वैसे, जब वो पहले टेस्ट में आया बहुत ना, सी चीजें उससे है ना? बिल्कुल ऐसे। गलत बात है, तो मतलब बहुत अपने घर सारी में ही चीजें। आप जो है ना लाइटर लेके घूम रहे हैं, आप गैस ऑन करके। ऐसे ही। और अच्छा, ये हसन अली का तो ये है कि मेरे ख्याल कॉरिडोर्स में घूमता रहता है, वो जहाँ मीटिंग हो रही होती है टीम सिलेक्शन की, इधर उधर घूम रहा होता है वो, इस कमरे से कहता है सर मैं भी हूँ सर, वो अच्छा डाल दे भाई बेटा, इसका नाम भी डाल दे। ऐसे कभी तो आऊंगे हसन ना नजरों अली- में, कभी तो नजर पड़ेगी। हसन अली 2020 और 2021 में पाकिस्तान का बेहतरीन टेस्ट का फास्ट बॉलर था। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, हमें सब में होम टेस्ट जितवाए, लेकिन फिर इसको फिटनेस के प्रॉब्लम हुए, इंजरी हुई, ऑल्दो कि वो काउंटी क्रिकेट भी खेलता है जहां बॉलर की जो कारकर्दगी होती है, जो स्किल होती है, बड़ी पॉलिश होती है वहाँ, स्पेशली बॉलर्स की। लेकिन इस टेस्ट सीरीज में दोनों टेस्ट मैचों में उसको खिलाना ही नहीं चाहिए था, उसको बेंच पे बिठाना चाहिए था। पहले टेस्ट मैच में आपने खुर्रम शहजाद को ना खिलाकर अपने साथ भी ज्यादती की, उस बॉलर के साथ भी ज्यादती की। इस टेस्ट मैच में आपको अगर किसी को खिलाना था, जो आप ऑलराउंडर लेके गए थे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अम्माद बट, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, उसको आपको खिलाना चाहिए था, हसन अली को नहीं खिलाना चाहिए था। तो ये कॉम्बिनेशन है गलत फैसलों की। टॉस पर आप गलत फैसला कर रहे हैं, घास देखकर आप डर रहे हैं, आप पुअर बैटिंग कर रहे हैं, आप कप्तान का रिव्यू लेने पर साथ नहीं दे रहे, तो बहुत कॉम्बिनेशन है। इस पूरी दोनों टेस्ट मैचों की मेरा ख्याल है प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली तहकीकात होनी चाहिए। जी, यानी क्या पवेलियन में क्या- आवाज पता चल रहा है कि लगा है ये निक है ये, और रिजवान हाँ, खामोश और खड़े हुए हैं बिल्कुल। बिल्कुल उन्होंने साथ नहीं दिया, और शान मसूद बेचारे बेबस नजर आए, वो बार बार कीपर से भी पूछते रहे, फील्डर से भी पूछते रहे कि क्या एज लगा या नहीं। वो उन्हीं के ऊपर गए, और उन्हें ये खौफ भी था कि अगर मैंने रिव्यू लिया और ये गलत साबित हुआ तो हमारा एक ही रिव्यू बचा है, वो भी चला जाए। अच्छा, बस एक और चीज, साजिद के को अगर थोड़ा सा इंप्रूव कर ले वो, और खैर ऑफ स्पिन तो कर ही रहा है, लेकिन अगर अंदर भी बॉल आ जाए ना उसकी, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी है मैंने देखा है, तो एक उसकी बैटिंग बहुत है अच्छी ना? है। जब वो पहली दफा जब वो सीजन में आया था, तो मैं इसका थोड़ा सा क्रेडिट लूंगा कि मैंने ही तौसीफ भाई को बताया था, उस वक्त वो सेलेक्टर थे, कि एक पेशावर का लड़का है साजिद खान, उसने सीजन में 400 रन बनाए और 24-25 विकेटें ली हैं, तो उन्होंने उसको कैप में बुलाया था। इसी तरह के हमारे प्लेयर चाहिए। अब आप बांग्लादेश की टीम में मेहदी हसन मिराज को देख लेना, जो बैलेंस तब्दील करता है पूरी टीम का, 7वें नंबर पे बैटिंग करता है, 2 या 3 सेंचुरियां हैं, 200 प्लस उसकी विकेटें हैं। आपको ऐसे बॉलर, ऐसे ऑलराउंडर, कम से कम एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको टेस्ट टीम में चाहिए। आपके पास शायद आमिर भाई जमाल- तीन चीजों पे काम होने की जरूरत है हमारे क्रिकेटर्स के लिए। एक इनकी फिटनेस, दूसरी इनकी मेंटल हेल्थ के कॉन्फिडेंस ये आए, सही और बात ये कि कोई इनको जो है कॉन्शियस ना कर पाए, प्रेशर में ना आ जाए। तीसरी इनकी डाइट। ये 3 चीजों पे बिल्कुल ऐसे ही फौरन है। काम करना चाहिए। क्रिकेट 5 चीजों पर अच्छा क्रिकेटर खेलता है। एक 3 तो ये हो गई। टेक्निकल, एक टैक्टिकल, एक मेंटल स्ट्रेंथ, एक उसकी स्किल, और एक 5वीं चीज आपकी ऑफ द फील्ड लाइफ। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पहन वही रहे ना, हैं, ये आप- आपकी ये आपके फिटनेस क्या- डाइट, इनको ये लग रहा है 5 कि चीजों पर। शायद इसका असर नहीं होता। अरे कितना असर होता है। एथलीट्स तो सालों साल मीठा नहीं खाते जी। फैट नहीं इतना ज्यादा फजूल लेते, बैड फैट, और ये आपके प्रिजर्व चीजें, निहारियां व्यारियां, बर्गर खत्म। 2 चीजें, वो चेक तो करें दो कि डाइट चीजें- क्या है, खाते क्या है। दो चीजें क्रिकेट के एक्सपर्ट जो बड़े प्लेयर हैं हाँ। वो कहते हैं, या तो आप फिट हो या आप स्किल हो, या अगर आप कहते हैं क्रिकेट के लिए एक बड़ी मशहूर मिसाल है, इफ़ यू आर गुड इनफ
you are fit enough. लेकिन सही हमारे बात लिए ना तो है। मान से शायद आप बहुत हमारे शुक्रिया आपने ड्रामों वक्त में दिया लड़के हमें। फिट हैं। आप जी लड़के सर। हमारे ड्रामे में देखें कितना डाइट फिटनेस फिजिक क्या का, बात है। और आप लोग जो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, जरा मतलब क्या आपको क्यों नहीं एहसास होता कि बिल्कुल जब आप ऐसे। फील्ड में आए तो सब आपको देखते के देखते रह जाए कि वाह, क्या बात ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही, देयर इज नो वाओ। एक जी There बिल्कुल is ऐसे ही है। how. तो जनाब कल आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुएब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।